नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण। तो हम समझते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है। इसके फलस्वरूप वस्तुओं व सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम का निबोधन प्रवाह संभव हो पाता है। इसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनी विदेशों में पूंजी निवेश करके वस्तुओं का उत्पादन शुरू करते हैं तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। यहाँ पर हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक बहुराष्ट्रीय निगम क्या होता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय निगम वह है जिसका एक से अधिक देशों में वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व, मतलब उसी का अधिकार होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्रियाएं या व्यापार एक देश में सीमित न होकर अनेक राष्ट्रों में फैली रहती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी अन्य कंपनियों से किस प्रकार से भिन्न है? तो एक बहुराष्ट्रीय निगम जिसका एक से अधिक देशों में वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व होता है। जैसे आप डाबर, हिंदुस्तान लीवर, ये सब क्या है? बहुत सारी कंपनी अपना सामान दूसरे देशों में बेचती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी विभिन्न देशों में पूंजी का निवेश करती है तथा उनके द्वारा निवेशों अरबों रुपया अर्जित करते हैं। जैसे कोको कोला, सैमसंग, इंफोसिस इत्यादि इसी श्रेणी में आते हैं। परंतु अन्य कंपनियों का कार्य छोटे स्तरों पर होता है। एक क्षेत्र विशेष राज्य या देश स्तर पर ही इन कंपनी अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को करती हैं और ये एक कंपनी ही उत्पादन करती है और उसमें उनका निवेश जो होता है बाहर से आता है। क्या आप जानते हैं कि फोर्ड मोटर्स एक अमेरिकी कंपनी है तथा यह विश्व की बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से सबसे बड़ी है। इसका उत्पादन 26 अलग अलग देशों में फैला हुआ है। फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और समझेंगे हम विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ता है कैसे। प्राचीन काल से ही निवेश व्यापार के विभिन्न देशों को परस्पर जोड़ने का माध्यम था। दो देशों के बीच मुक्त व्यापार होने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होना, बाजार में वस्तुओं के विकल्प ढूंढना तथा दो बाजारों में एक सी वस्तु का मूल्य एक समान होना, इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने अथवा एकीकरण में सहायता प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले वैश्वीकरण को समझना है। तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मतलब नया टेक्नोलॉजी, जिसको हम प्रौद्योगिकी कहते हैं, होने वाले वैश्वीकरण और विभिन्न देशों के एकीकरण को संभव बनाने वाले कारकों में एक प्रमुख कारक है परिवहन प्रौद्योगिकी में सुधार होने से दूर स्थानों में अधिक मात्रा में तथा कम समय में वस्तुओं को भेजा जा सकता है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी के बदौलत यह संभव हो सका है। कम समय में वस्तुओं को भेजा जा सकता है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में विश्व के सभी भागों के निवासियों को एक दूसरे से संपर्क और सूचनाओं का आदान प्रदान में सुलभता प्रदान की जाती है। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों में बाजार के एकीकरण में किस प्रकार सहायक है? तो प्राचीन काल में ही विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को परस्पर जोड़ने का माध्यम था और
विभिन्न देशों के उत्पाद में प्रतियोगिता के कारण वस्तुओं की लागत अर्थात उत्पादन व्यय में कमी होती है। इससे कम मूल्यों में ऐसे वस्तुओं के उपभोग का भी अवसर मिलता है जिनका निर्माण देश में नहीं हो सकता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने अथवा उसे एकीकरण में सहायता प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO विश्व के प्रमुख देशों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका स्थापना 1994 में महान आर्थिक मंदी 1929 और 32 तथा द्वितीय महायुद्ध 1939 और 45 के समय विश्व के प्रायः सभी देशों में विदेशी व्यापार पर कई प्रकार की पाबंदियां लगा दी गई। इन पाबंदियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र क्रमशः संकुचित हो गया, मतलब सिकुड़ गया। अतः व्यापार के विस्तार व उसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 1948 में जेनेवा में विश्व के 23 देशों के बीच एक समझौता किया गया। भारत भी सम्मिलित था। यह समझौता ही सामान्यतः प्रशुल्क व व्यापार समझौता GATT कहा जाता है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक प्रतिबंधों को कम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभेदात्मक नीतियों का बहिष्कार करना है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करना और उन्हें एक दूसरे से जोड़ना। यही वैश्वीकरण का मूल उद्देश्य है। सबों को समान अवसर प्रदान भी करना। इस प्रक्रिया में हम आर्थिक दृष्टि से वैश्विक तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। मुक्त व्यापार वैश्वीकरण का आधार है। इस व्यवस्था में वस्तुओं के आयात व निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसके अंतर्गत विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाएं एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था हो जाती हैं। विश्व अर्थव्यवस्था के युग्म अथवा एकीकरण से उत्पादन के साधनों का इस प्रकार आवंटन होता है जिससे उत्पादन और कुशलता की दृष्टि में इसका परिणाम सबसे अच्छा होता है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1994 में लिया गया था और 1995 में कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना तथा देशों के विदेशी व्यापारों को मुक्त व्यापार के सिद्धांत के अनुसार संचालित करना। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य वस्तुओं के साथ ही सेवाओं के व्यापार में भी सुधार लाना है। इसमें बैंकिंग, बीमा, जहाजरानी जैसी सेवाएं महत्वपूर्ण हैं। कई देशों में ऐसे नियम का प्रावधान है जिसके द्वारा इन सेवाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। व्यापार के विस्तार इन संगठनों का उद्देश्य सेवाओं पर लगाए गए इन प्रतिबंधों को समाप्त करना। इस प्रकार विश्व व्यापार संगठन का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को यथासंभव मुक्त व स्वतंत्र बनाना ही विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है। एक शब्द आता है निजीकरण। क्या है? तो निजीकरण की धारणा विगत वर्षों के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले आर्थिक सुधारों से संबंधित है। मतलब भारत में जो आर्थिक सुधार किए गए हैं उसके संबंध में ये कहा जा रहा है। यह एक विचारधारा के अनुरूप ही सरकार का कार्य व्यवसाय करना नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत विस्तार हुआ, लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों का कार्य संपादन व प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं हो रहा था। इस क्षेत्र के अधिकांश उपक्रम घाटे में चल रहे थे अथवा
बहुत कम लाभ अर्जित कर पा रहे थे। अतएव तब सरकार की विचारधारा व उसकी आर्थिक नीति निजीकरण के पक्ष में है। इसके फलस्वरूप निजी क्षेत्र को अनेक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया। अब निजी क्षेत्र कई ऐसी औद्योगिक इकाइयों के संचालन में प्रवेश कर सकता है जो इसके पूर्व केवल सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए सुरक्षित थे। निजी क्षेत्र का विस्तार करने के लिए विदेशी कंपनियों को भी देश में अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और विदेशी फंडिंग के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री इस पर काम कर रहे हैं। उदारीकरण क्या है? प्रायः सरकार विदेशी व्यापार पर कई प्रकार के नियंत्रण या प्रतिबंध लगाती है। व्यापार अवरोध कहते हैं किसी भी देश की सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग अपने देश व्यापार में कमी या वृद्धि, अनियमित वस्तुओं की मात्रा या प्रकार को निर्धारित करने के लिए कर सकती है। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान है। एक आदमी की श्रेणी में प्रायः निम्न, मध्य या निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो आराम व विलासिता की अधिकांश वस्तुओं का उपयोग से वंचित हो जाते हैं। इसकी आय इतनी कम होती है कि ये अपनी निर्वाह नहीं कर सकते। वैश्वीकरण में आम आदमी का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारे देश में इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या बहुत है तथा यह प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि इसका आर्थिक जीवन वैश्वीकरण पर किस प्रकार प्रभावित हुआ है। भारत सरकार के वैश्वीकरण की नीति लगभग 2 दशक पुरानी अपनाई गई है। इसके फलस्वरूप देश में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ, विदेशी निवेश बढ़ा तथा सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन इसे समाज के सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से लाभान्वित नहीं कर सकी। विश्व प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भारत की बड़ी कंपनियों ने अपनी उत्पादन प्रणाली में सुधार तथा उत्पादन मानकों को उच्च उठाने का प्रयास किया। अब भारतीय बाजार में मोटर गाड़ी, दुपहिया वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद आदि जैसे उपभोग पदार्थों की पूर्ति बहुत बढ़ गई। आज उपभोक्ता के समक्ष पहले से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं तथा वे अधिक उत्कृष्ट और गुणवत्ता युक्त उत्पादों को कम मूल्यों में प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इन उत्पादकों के अधिकांश क्रेता धनी व संपन्न वर्ग के लोग हैं। इससे आम आदमी अथवा सामान्य वर्ग के उपभोक्ताओं को विशेष लाभ नहीं हो पाता। वैश्वीकरण से भारत के धनी उपभोक्ता तथा बड़े उत्पादक लाभान्वित हुए हैं, लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा के मध्य और छोटे उत्पादकों को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किया है। खिलौना, बैटरी, टायर, डेयरी उत्पाद व खाद्यान्न तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ, जिसके फलस्वरूप अनेक लघु इकाइयां बंद हो गई हैं और इसमें कार्य करने वाले बहुत सारे लोग बेरोजगारी की सामना करते हैं। ऐसा अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग 5 लाख उद्योग बंद हो चुके हैं, जिसमें लगभग 25 लाख से अधिक श्रमिक काम करते थे। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। कृषि के बाद यह क्षेत्र देश में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता था। वैश्वीकरण से श्रमिकों का जीवन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ। इससे प्रायः कुशल श्रमिकों की आय में वृद्धि हुई, लेकिन अकुशल श्रमिकों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव और प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोजक रोजगार के शर्तों को
लचीलापन बनाने के लिए प्रयासरत हैं। वैश्वीकरण में बहुत सारी चीज़ों का हम यहाँ पर अध्ययन कर पाए हैं। ये आप वीडियो जो है न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।